नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें अभी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली कोई टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है, ना टेक्निकली बेसिस पे हमको बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। ये स्टॉक और ये कंपनी के बारे में बात करने से पहले बता देता हूँ कि ये काफ़ी रिस्की है। फिलहाल करंट सिचुएशन में जहाँ एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, एक तरफ महंगाई हमको दिख रही है कि इंक्रीज़ होके आई है। आज एफओएमसी की भी मीटिंग है। फेड हो सकता है और टाइटनिंग की बात करें, हॉकिश नज़र आएँ। अभी पता नहीं, हो सकता है डविश भी नज़र आए, बट चांसेस है कि जिस तरह दुनिया में इन्फ्लेशन अभी हो है, तो अभी अ, हो सकता है कि वो फिर से टाइटनिंग करे, इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिवेयर्स की। हमेशा की तरह ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैं प्ले करने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। एडवांस मैंने आपको पहले नोटिफ़ाई कर दिया है। तो आइए देखते हैं कैंपस एक्टिववेयर क्या है और क्या करता है। कैंपस कैंपस हमको पता है, एक इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फुटवियर ब्रांड है। वो वैल्यू वॉल्यूम के दम पर, अगर आपको नहीं पता, वो रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल शूज़, फ्लोटर्स, स्लिपर्स, फ्लिप फ्लॉप, सैंडल्स इस तरह के बनाते हैं। और ये भी रिलैक्सो की तरह एक अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में फ़ोकस करते हैं। अगर आप देखेंगे, अभी भी स्मॉल कैप है, 9,115 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। जहाँ इंडस्ट्री भी 37 का है, स्टॉक भी 76.9 ऑलमोस्ट 77 का है, जो कि काफ़ी हाई है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में हमको दिख ही रही है। डेट टू इक्विटी ठीक है, इतना मैनेजेबल है। रिसेंटली आईपीओ भी हुआ था। 1 साल हो चुका है इस आईपीओ को। अगर क्वार्टरली रिजल्ट आप देखोगे सीधा यहाँ पे जाके, तो जून 21 में इसको डिप आया था, इसको कोविड के जो सिम्पटम्स थे वो इसको भी आए थे। उसके बाद 273, फिर 441, 352, तो जो फिर 338। और देखोगे कि जो रिजल्ट्स हैं ना, आप देखोगे कि बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल अफोर्डेबल जो प्राइस सेगमेंट है, जो मिडिल क्लास और थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास जो यूज़र्स हैं, प्राइस को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट हो गया, वो नहीं खरीदते। तो इसीलिए इनको भी इश्यू आता है, और जनरली इनका प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर नीचे होता रहता है। कहीं 13% है, 4% है, 20-22, तो कहीं 16-19% है। इस क्वार्टर में देखते हैं, जून 23 क्वार्टर में 354 करोड़ की इनकी सेल थी। और आप कंपेयर करो उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, अगर आप देखो जून से, तो 338 करोड़ की थी। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। 333, फिर लास्ट दिसंबर में 466, फिर 348 और 354। तो अगर आप सिक्वेंशियली भी देखोगे, आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, तो भी बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। सेम कहानी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, उसमें भी जंप है हल्का सा क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन अगर आप देखोगे ईयरली बेसिस पे, लास्ट जून से इस जून, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इसमें। सेम कहानी हमको दिखाई देगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16 से 19% गया है, लेकिन आप फिर ईयरली कंपेयर करोगे तो 18% था लास्ट टाइम, इसी लास्ट ईयर इसी टाइम, और इस बार 18-19%। 1% का गेन है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, खासतौर से जब स्टॉक पी 77 का हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखोगे तो 42 करोड़ इसने लास्ट जून में कमाए थे, और इसमें भी 42 करोड़ से, तो अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है। सेम का नेट प्रॉफिट के साथ है 31 और 31 करोड़। तो एक स्टेलमेट टाइप का बना हुआ है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ पा रही है। जिस हिसाब से प्राइस था, उस हिसाब से इसने परफॉर्म नहीं किया। और जब स्मॉल कैप्स, याद रखिए, जब स्मॉल कैप्स पिटते हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं, और जब वो ऊपर भी जाते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। स्मॉल कैप्स की यही खासियत है। अ, उसके कॉन्ट्रेरी आप देखोगे लार्ज कैप्स में, तो वो इतना शार्प मूव नहीं करते जितना स्मॉल कैप मूव्स करता है। अगर लेकिन अब अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर ले लें ईयरली बेसिस पर, तो आप देखोगे ईयरली बेसिस पर, जहाँ 410 करोड़ का सेल्स था, वहाँ 2019 में 464 करोड़ का हुआ। तो देखोगे कि लगातार 2 साल कुछ नहीं हुआ, फिर अगेन 633 का जंप आ गया, फिर 731 का जंप आ गया। फिर आप देखोगे 1200 करोड़ और 1500 करोड़ के आसपास। तो इसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है, ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे 53, 57, 72, 106, 243, 254, अगेन 2 ईयर्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, फिर जंप करता है, फिर 2 ईयर सिमिलर रहते हैं, तो हो सकता है कि इस बार नेक्स्ट टाइम अगर यही पैटर्न फॉलो किया तो फिर जंप होगा। एटलीस्ट ईयरली बेसिस पे इसके पास प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन में डेंट ज़रूर आया है लास्ट ईयर कंपैरेटिवली, अगेन क्योंकि इन्फ्लेशनरी मेजर इनको भी फेस करने पड़ रहे हैं। अगर सीधे हम इसके इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं,
प्रोमोटर्स ने अपनी हल्की-सी पोज़ीशन ट्रिम की है, बहुत ज़्यादा नहीं की है। इतना मैनेजेबल है, प्रोमोटर्स को भी पैसे चाहिए होते हैं कंपनी में डालने के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। उसने कंपनी बनाई है, अगर वो ही उस पैसों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है, तो उस कंपनी ने क्या फ़ायदा? तो थोड़ा-सा बहुत ट्रिम करना इतना इट्स ओके है। एफआईज़ ने अपनी पोज़ीशन थोड़ी इंक्रीज़ की थी मार्च 23 में, लेकिन फिर इस क्वार्टर में थोड़ी-सी उन्होंने पोज़ीशन कट कर दी है, रिज़ल्ट देखने के बाद आई थिंक। डीआईआईज़ के पास भी आप देखोगे तो डीआईआईज़ ने पोज़ीशन ऑलमोस्ट मेंटेन कर रखी है। पब्लिक ने अपनी पोज़ीशन आधी कर दी है लगभग। और अगर आप इसके रीसेंट ट्रेड्स में देखोगे ना, तो जो कंपनी के इनसाइडर्स हैं, जो डेज़िग्नेटेड पर्सन हैं या रिलेटिव हैं, उन्होंने सिर्फ़ सेल ही किया। आपको सिर्फ़ यहाँ पे सेल ही दिखाई देगी। तो उन्होंने अपने सेल किए हैं अपने शेयर्स। हाँ, जो एक अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल अगर उनको पैसे चाहिए तो वो हमको चाहिए तो हम भी अपने स्टॉक सेल करते हैं प्रॉफ़िट पे। तो उन्होंने भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बल्क डील में आप देखोगे तो थोड़े परचेज़ किए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, सोसाइटी जनरल ने, ये अगस्त में ही हुई थी डील, जिसकी न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी। तो ये तो हो गई टेक्निकल बात। अगर आप इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखोगे तो मैंने इससे कमज़ोर और इससे छोटी प्रेजेंटेशन कभी देखी नहीं। मैं पढ़ रहा था इसको तो मैं सोचा कि थोड़ा डिटेल मिलेगी, लेकिन उन्होंने कुछ डिटेल दिया नहीं। रिजल्ट्स हम पहले ही देख चुके हैं इनके, और इस इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि क्या प्लान है इनका फ्यूचर का, बट ये टारगेट जो कर रहे हैं वो बताया है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं खुद के, और 34.8 मिलियन पेयर शूज़ ये बनाते हैं एज़ ऑफ जून में। इनका ईयरली एनुअल कैपेसिटी ये है। फिलहाल ये ट्राई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट, अमेज़न, अजियो, मिंत्रा, उड़ान जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे बेचने का। और बेसिकली बहुत छोटा-सा इनका पावर प्रेज़ेंटेशन है, खत्म भी हो गया। मेरे को लगा था थोड़ा डिटेल देंगे, बट कोई नहीं। सीधा हम आ जाते हैं चार्ट पे। हमने खोल लिया कैंपस एक्टिवा का चार्ट। हम ज़ेरोधा का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है, आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है, आपको पैन नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, और प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप अकाउंट बना लीजिए। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत पॉजिटिव चार्ट नहीं है कैंपस एक्टिवेट का। अगर आप देखोगे तो एक एक आइलैंड सा बना हुआ है। अगर आप इसको देखो तो एक ये अलग-थलग सा एक आइलैंड पड़ा हुआ है। यहाँ बड़ा-सा गैप डाउन हुआ था और उस बड़े से गैप डाउन को ये भर नहीं पाया। एक बहुत बड़ी वेग भी बनी थी, लेकिन उसके आस-पास ये फटक नहीं पाया, फिर नीचे आ गया। ये आप अगस्त की शुरुआत में देख रहे हैं, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। ये वॉल्यूम उसी के हैं। थोड़ा-सा हम स्क्वीज़ इन करते हैं तो आप देखोगे कि जो अब एक आइलैंड दिख रहा था वो 2 आइलैंड हो गए। थोड़ा-सा और आप स्क्वीज़ करोगे तो आप देखोगे कि ये भी एक आइलैंड ही बना हुआ है। तो मल्टीपल आइलैंड्स बने हुए हैं, और हर आइलैंड के बाद ये नीचे ही जाता जा रहा है। बहुत आपको सिंपल सा दिख रहा है कि इसमें लोअर लो बनते जा रहे हैं और ये काफ़ी नीचे आ गया है। थोड़ा-सा और स्क्वीज़ करते हैं तो देखते हैं कि ये ऊपर कहाँ से आया था। ऊपर ये काफ़ी ऊपर से आया था और इसकी वैल्यू थी ऑलमोस्ट 650-640 के आस-पास पहुँच गई थी। फिर इसने जो मूवमेंट नीचे की तरफ शुरू की है वो आती ही गई है। उससे पहले कंसिस्टेंटली हायर हाई बनाया जा रहा था। अगर आप देखो पोल फ्लैग, पोल फ्लैग, और यहाँ पोल फ्लैग तो नहीं कह सकते, बट एक हायर हाई इसने ज़रूर बनाया था, फिर एक यहाँ एक बनाया। तो बेसिकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ इसने बनाया, और उसके बाद नीचे का फ्लो जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो देख रहे हैं कि इसने 3 आइलैंड बना दिए हैं, और तीनों आइलैंड का रिवर्सल पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप मूविंग एवरेज भी लगाओगे में 200, 100 और 50 डे में सबके नीचे बैठा हुआ है। अ, हटाते हैं इसको। आरएसआई इसका देखते हैं। आरएसआई को हमने एक्सपेंड कर लिया है। अब आप आरएसआई में भी देख पाते हो कि बहुत ही हल्का-सा ऊपर है, और अगर आप कोशिश करोगे तो दिखाई देगा, वरना आपको दिखाएगा कि ऑलमोस्ट वहीं पर है। अपने 60 वाले जो लेवल है उसको वो टच करते ही नीचे आ जाता है, वहाँ टिकता नहीं है। कंसिस्टेंटली नीचे ये लोअर लो पर ही ड्रैग कर रहा है। सेम कहानी एमएसीडी के साथ भी है। इसने तो ऊपर के दिन ही नहीं देखे दिसंबर 2023 में। ये बेसिकली नीचे ही ड्रैग किया है पूरा इसने। तो अ, जैसे मैंने कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस नहीं है, तो बात हो रही है कि अब हम जब इतने पॉजिटिव साइंस नहीं है तो हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे, जब ये इसका आईपीओ आया था, हम आईपीओ की डिटेल्स खोल लेते हैं 1 मिनट के लिए। जो आईपीओ आया था इसका 292 पर आया था, और ओपन हुआ था 355 और 360 बीएसई और एनएसई पर। और इसने अ, लो बनाया इसने 337 का, और हाई बनाया 418 का। तो मैसिव लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद ये घूमते-फिरते अभी अपने इसकी प्राइस डिस्कवरी थी वो ऑलमोस्ट हो गई है। तो जहाँ से ये चला था घूम फिर के 1 साल बाद वहीं आ गया है, और अब इसकी प्राइस डिस्कवरी हो चुकी है। जितना मार्केट को इसने देखना था, एक्सपीरियंस करना था, नए-नए हम भी मार्केट में आते हैं, प्रॉफ़िट गेन करते हैं, लॉस गेन करते हैं, फिर घूम फिर के हमको थोड़ी बहुत समझ आती है। इसने भी 1 साल में अपनी पूरी साइकिल कर ली है।
तो मुझे लगता है कि इसकी ऑलमोस्ट प्राइस डिस्कवरी हो गई है। हाँ, अगर इसमें अगर ऊपर जाने का चांस है तो नीचे जाने का भी उतना ही चांस है। कोई आपको ये बताए कि अब इससे ज़्यादा नीचे क्या ही जाएगा, तो आप उसको बता दीजिएगा कि लेमन ब्रदर्स ज़ीरो भी आ गए थे। बहुत सारे कंपनियाँ जो हैं ज़ीरो पे भी आ गई थी, तो कोई गारंटी नहीं है कि इतना नीचे है तो और इतने नीचे नहीं आएगा। कोई गारंटी नहीं है कि 200 नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। अब हम लगा लेते हैं इसका वीकली चार्ट लगा लेते हैं एक बार के लिए। तो वीकली चार्ट में भी आप अगर देखोगे तो कंसिस्टेंटली अगर एक इसने यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका, यहाँ पर इसने इसको ड्रैग मीट कर लिया है। बट अगेन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही है। बट अगेन क्योंकि ये काफ़ी फियर में आ चुका है, तो अब इसमें एक कॉन्ट्रा बेट ली जा सकती है। कॉन्ट्रा बेट वो होती है जो आप मार्केट के और शेयर मार्केट के बेसिकली चार्ट के फंडामेंटल्स के ऑपोजिट एक बेट लेते हो। आपकी ऑपोजिट कॉल होती है, डायरेक्शन के ऑपोजिट कॉल लेने को ही कॉन्ट्रा कॉल कहते हैं। कॉल तो ये हो नहीं सकती क्योंकि मैं ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं कॉल बाय सेल देता हूँ। वो टर्म कॉन्ट्रा कॉल है, इसीलिए मैं कॉन्ट्रा कॉल को यूज़ कर रहा हूँ। फिर रिपीट कर देता हूँ, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अभी जैसे 297 300 के आसपास ये टिका हुआ है। अगर मेरे को 15 स्टॉक लेने हैं, तो मैं उसको 3 ट्रांचेस में बाँट दूँगा 5-5 की। 5 मैं इन्वेस्ट करूँगा यहाँ 300 के आसपास, और अगर ये मान लीजिए नीचे आता है 250 के आसपास, तो मैं वहाँ 5 स्टॉक और बाय करूँगा, और ये और भी नीचे जाता है, यहाँ पे मान लीजिए 200 के पास आ जाता है, वहाँ मैं और 5 बाय करूँगा। सेम कहानी ऊपर की होगी, अगर ये ऊपर को चला जाएगा, तो मैं यहाँ 5 और ऐड करूँगा, और ये हल्का सा ऊपर यहाँ 400 के आसपास पहुँचता है, वहाँ मैं 5 ऐड करूँगा। तो 2 300 पे 5 और उसके 50-50 रुपए ऊपर-नीचे 5-5 में ऐड करूँगा। तो मेरा बाइंग प्राइस अगर नीचे की तरफ गया तो एवरेज हो जाएगा, ऊपर की तरफ गया तो पिरामिडिंग कहते हैं उसको, वो भी हो जाएगी। तो मेरा बाइंग प्राइस कुछ यहीं पे आस-पास आएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं रेडी हूँ इसका प्राइस 200 देखने के लिए। अगर ये इसका प्राइस 200 आएगा साल के अंत लास्ट में नवंबर-दिसंबर के आसपास भी, तो भी मैं रेडी हूँ फेस करने के लिए थोड़ा-सा नोशनल लॉस कैसे? क्योंकि ये लॉस आप बुक नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ़ आपको पेपर पे दिख रहा है। जब आप बुक कर लेते हो तो आपका प्रॉफ़िट लॉस होता है, तो उसपे फिर कैपिटल गेन्स वग़ैरह आता है। तो मैं रेडी हूँ नीचे देखने के लिए, और मैं उतना ही रेडी हूँ इसको ऊपर देखने के लिए। अगर ये यहाँ नीचे भी जाएगा और इसमें मूव आएगा, और बेसिकली मेरा टारगेट 500 के आसपास का है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 डेढ़ साल में इन्फ्लेशन और मार्केट पे कंट्रोल आ जाएगा, इलेक्शन आने वाले हैं। गवर्नमेंट चाहे इंडिया के हों, चाहे यूएस के हों, गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन के टाइम इन्फ्लेशन कम रहे, और लिक्विडिटी भी मार्केट में आती है, और जैसे लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, ज़ाहिर-सी बात है कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएँगे। तो मेरा मैं 1 साल तक का इसको देखूँगा। उससे पहले आ गया वेल एंड गुड, पर मैं 500 तक का स्टॉक प्राइस का टारगेट है मेरा। सिर्फ़ इस बेसिस पर है क्योंकि सिर्फ़ गट फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा गट फीलिंग पर ही है, और थोड़ा-सा इकोनॉमी फैक्टर है, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय रिस्क में है, फ़ियर में है, और फ़ियर में बाय करने की अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं होती, तो आप फिर जब ऊपर चला जाएगा 500 पे, तब आप बाय करोगे, तो आपके पास उतना ही रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। अभी रिस्क मेरे पास है, उतना ज़्यादा नहीं जितना 500 पे होगा। एक चीज़ मैंने और देखी थी, अगर इसका मंथली बेसिस लगाते हो, तो मंथली बेसिस पे जब आप इसको लगाओगे 1 मिनट के लिए, तो देखोगे कि प्रॉपरली एक इवनिंग स्टार बना था, जहाँ एक ग्रीन कैंडल थी, एक डोजी आया बड़ा-सा, देख रहे हो आप? और एक एक बगल में फिर आया रेड कैंडल, एक बहुत ही अच्छा मॉर्निंग बोल रहा हूँ, इवनिंग स्टार बना था, जो कि एक रिवर्सल साइन होता है। मैं भी यहाँ रिवर्सल साइन ढूँढ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हैमर बन गया, तो ये एक रिवर्सल साइन हो जाएगा अगेन मंथली बेसिस पर। मेरा टारगेट रहेगा 500 के आसपास, और मैं 5-5 के ट्रेंच में ऊपर और नीचे बाय करूँगा। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी कैंपस एक्टिवेट्स के लिए। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और बहुत ही रिस्की बेट है। अगर आपको ये वीडियो और एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम एक बहुत नए चैनल हैं, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत आवश्यकता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।